हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो हैं बात करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ रिलेशंस टॉपिक। हमारा जो रिलेशंस टॉपिक है उस पर हम लोग जो है बात करेंगे। सो दिस इज़ वरुण राज, फाउंडर ऑफ राइट एंड स्टडी, वेलकमिंग टू चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो यहाँ पे पढ़ना रहता है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हम लोग जो हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो एक हमारे पास होता है एम्प्टी रिलेशन। ये एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है सेट ए का वो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो रिलेशन जो डिफाइन किया जाएगा वो फाई रहेगा, यानी कि ए क्रॉस ए में, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारे पास कुछ ए सेट रहेंगे, उसका अगर ए क्रॉस यानी कि उसके एलिमेंट के खुद के साथ कोई रिश्ता अगर नहीं बनता है तो उस केस में हमारा जो है एम्प्टी रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन हो गया। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है अगर ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि वो किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हो तो भी वो उसको तो ही इसको कहा जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। और दोनों ये जो एम्प्टी रिलेशन होता है और यूनिवर्सल रिलेशन होता है, इन दोनों को कंबाइनली ट्राइबल रिलेशंस बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में क्या है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज़ स्कूल, शो डैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए इज अ सिस्टर ऑफ बी is the empty relation and r dash is equal to a comma b such that the difference between heights of a and b is less than 3 meters is the universal relation। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा सिंस ये देखो सॉल्यूशन जो है एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि सिंस द स्कूल इज़ बॉयज़ स्कूल, किंतु स्कूल जो है वो बॉयज़ का स्कूल है, तो कोई भी स्टूडेंट जो है सिस्टर तो हो नहीं सकता है of any student of the school. So hence r is equal to 5, showing that r is the empty relation. It is also obvious that the difference between heights of any two students of the school has to be less than 3 meters। मतलब कि किसी का हाइट तो सेम तो नहीं होगा, सबका वेरी करेगा, है ना। तो इसीलिए जो सेकंड रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन है और जो फर्स्ट वाला रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब हम बात करें, ठीक है, ये एक रिमार्क के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए कि क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जब भी सेट को रिप्रेजेंट करना रहता था तो दो तरीके से करते थे। एक होता था हमारे पास रोस्टर फॉर्म में और दूसरा होता था सेट बिल्डर फॉर्म। हाउएवर जो रिलेशन जो रहता है सेट में, जिसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, इसको भी एक्सप्रेस अलग तरीके से किया जाता है। इसका भी एक तरीका होता है करने का, वो ये तरीका है, A is related to B if and only if B is equal to A plus 1 by many others। We may also use this notation as when convenient। ठीक है, हम लोग जब भी convenient हो सके तो हम लोग इस notation को भी हम लोग यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं मेन ऐसे रिलेशंस का, हम ऐसे रिलेशंस का बात कर रहे हैं, रुक जाओ, हमारे पास जो है रिलेशंस कुछ ऐसे बात कर रहे हैं जिसमें, जस्ट अ मोमेंट, क्या तरीका है, हाँ, जैसे कि हमारे पास जो होता टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हम लोग ने एक तो देख लिया, हमारे पास एम्प्टी रिलेशन क्या होता है वो तो पता चल गया, दूसरा पता चल गया कि यूनिवर्सल क्या होता है वो भी पता चल गया। बट मेन जो सीबीएसई में जो क्वेश्चन आता है ना, वो इन तीनों रिलेशंस पे आता है क्वेश्चन।
एक होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव होता है, दूसरा हमारे पास सिमेट्रिक होता है, और तीसरा हमारे पास ट्रांजिटिव होता है। रिफ्लेक्सिव का क्या समाचार है? तो रिफ्लेक्सिव में क्या कहा जाएगा कि अगर a कॉमा ए बिलोंग्स टू R हो, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू सेट A, तो वो रिफ्लेक्सिव कहा जाता है। यानी कि वो एलिमेंट खुद से अगर रिलेट कर जाए तो वो रिफ्लेक्सिव है। ये ऐसा यूनिवर्सल में भी था। तो यूनिवर्सल में हम लोग a क्रॉस a पे देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग जो हैं एक रिलेशन में हम लोग देखने वाले हैं। कुछ जो सेट ऑफ दिए रहेंगे उसको हम लोग यूज़ करेंगे, डबल यूज़ करने वाले। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर a1, a2 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब ये होगा कि a2, a1 भी बिलोंग्स टू R होगा। बट हर बार ऐसा होता नहीं, बट अगर ऐसा कोई रिलेशन पकड़ा जाए तो फिर वैसा रिलेशन में हम लोग उसको सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव में तो हो जाता है, इसका डबल हो जाता है। सिमेट्रिक वाले में क्या होता है कि अगर a1, a2 बिलोंग्स टू R है, और अगर ये पाया जाता है कि a2, a1 भी बिलोंग्स टू R है, तो उस केस में ये सिमेट्रिक रिलेशंस हो जाता है। ट्रांजिटिव में बात करें, हमारे पास अगर a1, a2 बिलोंग्स टू R है, फिर a2, a3 ये भी बिलोंग्स टू R है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा a1, a3 ये भी बिलोंग्स टू R ही होगा। समझ में आ रहा है बात? वो कैसे, मैं बता रहा हूँ। अगर a इक्वल टू b है, b इक्वल टू c है, तो a इक्वल टू c होता है ना। ये पॉइंट हमेशा याद रखिए। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहा जाएगा? ये वाला जो है ना इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो भाई। एक क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करते रहना। ये CBSE का हॉट टॉपिक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। CBSE क्लास 12 के प्री बोर्ड्स में भी देखने को मिल गया है, ठीक है। हालांकि प्री बोर्ड्स स्कूल लेते ही हैं, बट बोर्ड जो लेता है बोर्ड खुद, उसमें भी ये देखने को मिल गया। एक क्वेश्चन जो है इसका 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का या तो फिर 1 मार्क्स का, खासकर MCQ में आता ही आता। जैसे कि ये वाला देखो एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ R a relation in T given by R equal to T1, T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation। तो हमको शो करना है कि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। आइए देखिए समझते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 का डिस्कस कर रहे हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि हमारे पास T1, T2, T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है T2 का। T1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, मतलब सेट T ऑफ ट्राइंगल्स में ये इक्विवेलेंस प्रूव करना है। अब जैसे कि मान के चलो कि हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, हो गया था वो तो नहीं ना, ये ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया। मतलब ये सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है ना, मतलब कि ट्राइंगल्स की दुनिया में देखा जा रहा है। हम ट्राइंगल्स का दुनिया बना लेते हैं, क्यों भाई? ट्राइंगल्स का दुनिया बना लेते हैं। इससे अच्छा था कि उसी को डुप्लीकेट मारते जाते ना मेहनत क्यों करने गए। शिट ये बड़ा अच्छा फीचर है इसका, डुप्लीकेट मारो। लेट सपोज हमारे पास ये कुछ ट्राइंगल्स हैं,
ये कुछ ट्रायंगल्स की दुनिया है। इस ट्रायंगल की दुनिया को समझने के लिए हमें नामांकन भी करना ज़रूरी है। लेट्स सपोज कि हमारा इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आज पूरा अल्फ़ाबेट लिख देंगे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो एक बात बोलें, ये सभी के सभी ट्रायंगल इन सब आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये इसका डुप्लीकेट मैंने किया ना। अभी तुम देखे नहीं, ऑनलाइन तरीके से मैं सिमुलेशन के थ्रू आपको दिखाया कि ये डुप्लीकेट मैंने किसको किया। तो अगर मैं इसको रखूँगा इस ट्रायंगल के ऊपर, ये पूरा सुपर इम्पोज कर जा रहा है, देखो कर जा रहा है कि नहीं कर जा रहा है। ये वाला भी ट्रायंगल जो है ये भी सुपर इम्पोज कर जाएगा, कर जा रहा है कि नहीं कर जा रहा है। बात को समझिए, हम यहाँ पे और चीज़ अब नहीं ख़राब करेंगे, बस केवल मैं एक दो ट्रायंगल्स पे दिखा दिया। बट हाँ, एक चीज़ हम जरूर कहेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल्स की दुनिया में जो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बोला जा रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें ज़्यादा समय क्यों लेगा। तो ट्रायंगल्स की दुनिया में कहा जा रहा है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल दिस ए बी सी, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, है ना। और ऐसे भी बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, खैर बहुत सारी तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट मैं तुमको एक तरीके से बता रहा हूँ। अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव के बारे में, तो कैसे, देखो कैसे लिखा कैसे जाएगा, लिखा कैसा जाएगा तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसे लिखना होगा रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन लिख देना ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज T1 is congruent of itself, congruent of itself. So this implies T1 comma T2 नहीं, T1 comma T1 belongs to T, therefore R is reflexive। ये हो गया, आर इज़ रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करें सिमेट्रिक के बारे में, कि सर सिमेट्रिक के बारे में बता दीजिए। चलो ठीक है, बता देते हैं। सिमेट्रिक का कंडीशन लिख डालो, A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज A2 कॉमा A1 बिलोंग्स टू R। यहाँ पे दिस इम्प्लाइज कर दो कि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू T, दिस इम्प्लाइज मारो T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू T। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे हुआ, देखो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ABC और DEF, ABC जो है वो DF का कॉन्ग्रुएंट है, तो DF भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा ABC का, तो ऐसे रिलेशन बन गया। ट्रांजिटिव के बारे में बात करें, ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DEF का, DEF जो कॉन्ग्रुएंट है वो GHI का, तो जाहिर सी बात है कि ABC और GHI आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वही कहानी हो गया, A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, तो A इक्वल टू C। हमेशा ये ट्रांजिटिव हमेशा अगर एप्लीकेबल हो जाए तो फिर समझो कि हम सही जगह जा रहे हैं, नहीं तो हम गलत जगह जा रहे हैं। और तुमको भी बता रहे हैं, कोई भी टीचर जो है अभी तक में सही से तुमको रिलेशंस के बारे में सही ज्ञान देता नहीं है, ठीक है, मतलब कि सही से ज्ञान देगा नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के बारे में बता दें, जिसमें तुम्हारा होता है A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R कॉमा A2 कॉमा A3 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज A1 कॉमा A3 बिलोंग्स टू R। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R है, हमारे पास T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R है, तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि T1 कॉमा T3 भी बिलोंग्स टू R हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, देयरफॉर R इज़, देखो बहुत जल्दी फटाफट मैं लिखते जा रहा हूँ क्योंकि चीज़ों को और जल्दी जल्दी आप कवर करेंगे, ठीक है। अब टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, सेट थ्योरी का भी लेक्चर पेंडिंग है, ठीक है, P ब्लॉक का भी पेंडिंग हो गया, मैं इसको भी स्टार्ट कर दिया हूँ। स्टार्ट कर दिया तो सबको अब पैरेलल में खींचना चाहता हूँ।
तो आर जब ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, सिंस आर जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो देयरफॉर आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। इक्विवेलेंस क्लास में और इक्विवेलेंस रिलेशन में बहुत डिफरेंस होता है। इक्विवेलेंस क्लास में और इक्विवेलेंस रिलेशन में बहुत डिफरेंस होता है। तो सर डिफरेंस तो बताइए कि इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या डिफरेंस है, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। देखो, इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन पहले समझ लो, तब फिर तुमको हम बताते। कहाँ बताएं? जहाँ भी इक्विवेलेंस के बारे में बताया होगा वहीं पे ना लिखेंगे। हाँ, यहाँ भी आप सोचे कि याद आ ही गया है तो सोच रहे कि बता ही देते। देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन तो समझ में आ गया ना सबको। देखो, बात दरअसल क्या है ना तुम्हारा, कि जो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, एक तरफ लिखेंगे, फिर एक टेबल ड्रॉ करो, मेरे साथ ड्रॉ करो, और कुछ कुछ पॉइंटर्स लिखते जाना, कीवर्ड्स लिखते जाना मेरे साथ साथ, ताकि तुमको याद रहेगा, अदरवाइज़ तुम भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊँगा। देखो, बता रहे हैं, अभी याद पा रहा तो सोच रहे बता देते हैं, नहीं तो फिर कब याद आएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो तुम्हारे एक स्पेसिफिक टाइप होता है रिलेशन। इस इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है तुम्हारा, कि ये एक टाइप ऑफ रिलेशन है, ठीक है, ये टाइप ऑफ रिलेशन है। और वो जो इक्विवेलेंस क्लास जो है कि रिलेशन, जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है तो नेचुरली वो स्प्लिट करता है ओरिजिनल सेट को स्मॉलर कंप्लीटली सबसेट्स में। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर हम इसको बताएं क्लास, इक्विवेलेंस क्लास को, सॉरी, इक्विवेलेंस क्लास को अगर हम तुमको एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया स्पेसिफिक रिलेशन हो गया। और इक्विवेलेंस क्लास जो हो जाता है वो हमारा होता है सबसेट ऑफ एलिमेंट्स। ये सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ओरिजिनल सेट, सबसेट ऑफ ओरिजिनल सेट फ्रॉम वेयर द इक्विवेलेंस relation is proved. एक ये हो गया। दूसरा चीज नोटेशन। नोटेशन के बारे में बात करें तो नोटेशन में क्या होता है, हाउ डू वी नोटेट इट। तो इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल के बारे में बात करें, सिंबल में भी डिफरेंस है, कोई बताता नहीं, मैं बता रहा हूँ। सिंबल में क्या डिफरेंस है, सिंबल में है कि हम इसको आर से भी लिखते हैं, कैपिटल आर, फिर इसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। ये भी इसका रिलेशन का मतलब होता है, ठीक है। और ये जो है इसका सिंबल जो है, इसका सिंबल जो है बात करें तो इसका सिंबल ये होता है ए। ये एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब उस सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो कुछ तो होना चाहिए। तो हम लोग जो स्मॉल लेटर्स होता है ना, अल्फ़ाबेट्स का, वो हम लोग यूज़ करते हैं सबसेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सिंबल समझ में आ गया। अब कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस पे ये लोग वर्क करते हैं। कौन कौन से कंडीशंस पे वर्क करेंगे? कंडीशन ये है कि तीनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, मस्ट सेटिस्फाई 3 रिलेशंस। कौन कौन से रिलेशन है हमारे पास? तीनों के तीनों रिलेशन है। एक है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, दूसरा है हमारे पास सिमेट्रिक, और तीसरा है हमारे पास ट्रांजिटिव।
ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और ये जो है इसका जो कंडीशन है, इसका एग्जिस्टेंस पे आ जाता है, इसके अस्तित्व पे बात आ जाती है। इसका अस्तित्व क्या हो जाता है, कैन ओनली एग्जिस्ट, कैन ओनली एग्जिस्ट when an equivalence relation is established। क्या इसका जेई में काम है? नहीं, जेई में कोई काम नहीं, बट एनसीईआरटी में दिया हो तो बात को समझने का प्रयास करें, बात को समझने का प्रयास करें। तो इसका जो है नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, जो रिलेशन होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अगर इसका हम बात करें बुनियाद के बारे में, इसका बुनियाद कैसे खड़ा होता है, बुनियाद के बारे में देखें तो ये होता है तुम्हारा, ये भी सबसेट ही है, बट ये किसका सबसेट होता है, ये सबसेट होता है तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। याद है हम लोग 11th में लिखते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो कॉमा 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 देखें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, कुछ याद आया, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इसका बात करें तो ये ओरिजिनल एलिमेंट ही होता है। इसका बुनियाद जो है कहाँ से खड़ा हो रही है, इसकी बुनियाद के बारे में बात करें तो ये जो है ये तो सबसेट ही है तुम्हारा ऑफ ओरिजिनल सेट ए, मतलब कोई सेट ए है इसका ये ओरिजिनल का सबसेट है। ये सेम ही चीज़ है, ये सेम ही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बस एक थोड़ा सा इसको कहा जाता है, ये डेफिनेशन भी हो गया और एक तरह का फाउंडेशन भी होगी कि कहाँ से इसका उठ रहा है। चलिए मैंने आते हैं मुद्दे पर। तो ये तो इक्विवेलेंस तो रिलेशन प्रूफ करने के लिए आगे एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे रिफ्लेक्सिव ऐसे करके जैसे मैंने लिखा है, ऐसे ऐसे अच्छे हैंडराइटिंग में लिखिएगा, ऐसे ऐसे कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सीन्स, ठीक है, सीन्स आर जो है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसीलिए आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ जाके सिग्नेचर मार दीजिएगा, मतलब ऐसे प्रूव्ड, ऐसा मत लिखना नहीं तो फिर टीचर तो समझेगा ही नहीं, हेंस प्रूव्ड ऐसे लिख देना, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। लेट L be the set of all lines in a plane and R be a relation in L defined as R L1, L2 is such that L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive। देखो R रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि L1 जो है वो खुद के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकता, तो इसलिए R से रिफ्लेक्सिव हुआ नहीं, लेकिन हाँ सिमेट्रिक हो सकता है। L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है, हो गया सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव कैसे नहीं है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो कुछ ज़रूरी नहीं कि L1 और L3 जो है ये परपेंडिकुलर हो रही, तो पैरेलल लाइंस बन गया, ये तो पैरेलल लाइंस बन गया, ऐसा ये हो गया, ऐसा ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये L1 है, ये L3 है, ये L2 है, तो L3 और L1 ये तो पैरेलल लाइंस हो गया, L1 इज पैरेलल टू L3 और L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2, L2 जो है वो परपेंडिकुलर है L1, है ना। तो कहने का तात्पर्य भी यही हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हेंस R जो है वो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना ट्रांजिटिव है। इसको लिखने का तरीका मैं कैसे बताऊंगा, इसको लिखने का तरीका तो यही बताएं, इसी को देख लो बस हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रिलेशन R जो है सेट 1, 2, 3 इज गिवन बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। वो रिफ्लेक्सिव कैसे है, क्योंकि देखो ये इसका है ना, ये एलिमेंट्स इसके डुप्लीकेट एलिमेंट्स यहाँ खड़े हैं। सिमेट्रिक इसलिए नहीं क्योंकि 1, 2 तो है लेकिन 2, 1 नहीं है, और ट्रांजिटिव भी इसलिए नहीं है क्योंकि 1, 1 है, समझ रहे हो। 2, 3 है, सॉरी इसका ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1, 2 तो है, 2, 3 भी है,
देखो 1,2 तो है, 2,3 भी है, लेकिन 1,3 तो नहीं है ना? तो नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। हाँ, अब इस पे बात आते हैं। ये वाला एग्जांपल नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करो। क्या कि जो रिलेशन आ रहे हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको तो मैं लिखना चाहूँगा। देखो बात दरअसल क्या है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा पेज के लेआउट को, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। इधर पेज जो है, पेज लेआउट चेंज हो जा रहा है, बट इधर क्यों नहीं हो रहा है? कुछ बात हजम नहीं हो रहा है। आपको हजम हो रहा है क्या? हमें तो नहीं हजम हो रहा है। एक काम करते, इधर देखते हैं, कुछ जुगाड़ू लगा के कुछ तो चल जाए। एक मिनट। अच्छा, इसमें तो फीचर्स मांग रहा है, कहाँ से हो पाएगा? इसको डिलीट मारते हैं। हाँ देखो भाई, यही वाइट पेज है, इस वाइट पेज के ऊपर देखना है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग कुछ तो आता था ना, चेंज टेम्पलेट। हाँ देखो, वही तो मैं सोच रहा हूँ। अप्लाई टू ऑल पेजेस। अब सही जा रहा है। अब सब डार्क रहेगा ना तो आसानी रहता है ना, क्योंकि वाइट मार्क का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो देखो हाँ देखो, इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसके अगर रिफ्लेक्सिव में बात करें ना, इसका अगर रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करें, यहाँ पे कंडीशन लिख डालो। सबसे पहले इसका कंडीशन लिख डालो। कंडीशन क्या होता है? a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a बिलोंगिंग टू सेट A। ये लिख दो। फिर उसके बाद दिस इम्प्लाइज दे के लिखना कि a माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाई 2। 0 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो इसीलिए R जो है रिफ्लेक्सिव कहलाया जाएगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। हम बात करते हैं अब सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक वाले में क्या है कि a, b belongs to R, this implies b, a belongs to R। कहने का तात्पर्य ये है कि a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। सिंस, यहाँ पे लिख देना, सिंस सेट इज इंटीजर्स। ये लिखोगे ना तो टीचर बहुत खुश हो जाता है, तो कि हाँ बच्चे को नॉलेज बहुत अच्छा है। ये कोई बताता नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ क्यों, कहानी सुनो। एक बार की बात है, क्या हुआ था कि जब एक बच्चा प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा था, 2021 की बात है। उस बोर्ड में बच्चा ने क्या किया, सारा NCERT को चट डाला उस प्री बोर्ड में। क्योंकि एक तो सबसे पहले कि सब तो ऑनलाइन क्लास हो रहा था, हाल ही फिलहाल में उसको ऑफलाइन शिफ्ट किया गया था कोरोना के बाद से। ठीक है, वैक्सीन वगैरह सब लगा लिया, सर्टिफिकेशन भी मिल गया उसको, 18 साल का था, है कि नहीं। तो कोवैक्सीन मज़े से ले लिया अपना सरकारी अस्पताल से। अब ले लिया, फिर उसके बाद अब गया स्कूल, है ना, बोल दिया कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, मैं आ सकता हूँ। तो जब वो हेल्दी था, जब वो गया एग्ज़ाम देने, तो उसको लगा कि मैं तो सारा NCERT तो पढ़ ही लिया, और टीचर से इतने बिजी थे
ठीक है, ऑनलाइन से ऑफलाइन के चक्कर में, ठीक है, और प्लस पेपर सेट भी नहीं हो पाया होगा ठीक से क्योंकि स्कूल बहुत डिस्टर्ब हो गया था। तो बच्चे लोग तो एनसीईआरटी ही सफिशिएंट होगा, तो चलो एनसीईआरटी ही मार देते हैं। भाई साहब ये क्वेश्चन ना चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिए यहाँ पे? ये चेंज कर दिया। सेट z ऑफ इंटीजर्स के बदले उसने लिख दिया सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। ध्यान से सुनो, सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब जब सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स है, उसने क्या किया कि यही हूबहू सॉल्यूशन छाप दे देगा। अच्छा 2 डिवाइड्स a माइनस बी है, इतना पढ़ा भी नहीं, शट द रिलेशन एंड द सेट ऑफ नेचुरल, ठीक से देखा भी नहीं इसको, क्या नेचुरल नंबर्स दिया। जैसे ही देखा कि रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन ये दिया हुआ है ना, तो सीधे वो इंटीजर्स वाला याद किया, रिकॉल किया और इंटीजर्स वाला ही सारा प्रोसेस जो है लिख दिया, उसको 0 नंबर मिल गया 5 में से। वरना आज वो रहता मैथ्स का टॉपर रहता, 80 आउट ऑफ 80 आ जाता, तो उसको मात्र एक ही ये गलती हुआ, जिसको 75 आया है, ठीक है, उसको स्कोर किया 95 इन प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में स्कोर किया है 99। सोचो उसने वो गलती नहीं किया, बट हालांकि एक नंबर कट गया उसका, क्योंकि उसका एमसीक्यू में था दिक्कत, एमसीक्यू में प्रॉब्लम कर गया, वो भी इक्विवेलेंस क्लास की वजह से प्रॉब्लम करी। उसको इक्विवेलेंस क्लास के बारे में पता ही नहीं किया था, टीचर्स ने बताया नहीं था, तो वो तो नहीं सॉल्व कर पाया, तो छोड़ दिया उसको। क्योंकि जब अगर नहीं हो पा रहा है सॉल्व, तो फिर जब हम कुछ भी मार्क ही करेंगे, क्या गारंटी कि वो आंसर सही निकलेगा? गैस भी मारने पे तो गैस मार, उसको गलत निकला तो नहीं हुआ। हाँ, हालांकि बोर्ड के एग्जाम में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो गैस मारने पे भी आपको अगर मान के चलिए अगर तुक्का से सही आंसर मारा गया एमसीक्यू में, तो फिर सही हो गया, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मार्क्स आपका नहीं कटेगा उसमें, मतलब 0 मिल जाएगा। समझ रहे हो? -1 नहीं होगा ना उसमें नेगेटिव में, जे मेंस की तरह। तो बात दरअसल यहीं पे यहाँ पे क्या मैं कह रहा हूँ कि ये लिख देने से क्या होता है तुम्हारा कि सेट इज़ इंटीजर्स। वो इसलिए क्योंकि देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, एक सबसे बड़ा घटना जो हुआ था उस बच्चे के साथ, तो मैं उसको बोला कि भाई सुन इधर, भाई देखो क्या है तुम्हारा जो सिचुएशन हुआ तुम्हारे साथ, भाई देख आपका क्या हुआ था, वो तो मेरे से सीनियर थे, बट मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, तो मेरे को कुछ रिलेशंस के बारे में था नॉलेज, तो मैं बताया कि भैया आपने ये चीज़ बड़ी गलती कर दी। बोला क्या छोटे? बोले कि देख भैया आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के बारे में बोला गया था, आपको लिखना चाहिए था कि रिफ्लेक्सिव तो होता, क्योंकि 2 जो है वो 2 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड कर सकता है, ये इस केस की वजह से ये कर सकता है ना, ये तो कर सकता है, तो इसलिए ये तो हम भैया आपका तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया था, आपने तो लिखा था पेपर में, हाँ छोटे मैंने तो लिखा था, लेकिन आपका जब सिमेट्रिक आया था बारी, तो सिमेट्रिक वाले में क्या था कि जैसे कि हम बता रहे a माइनस बी था ना, a माइनस बी, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ये सब के सब डिविजिबल हो सकते हैं। बट इसका अगर भैया आप रिवर्स कर दीजिए, 2 माइनस 4, 1 माइनस 3, 1 माइनस 5, इसके वैल्यू तो -2 आ रहे हैं, -2 आ रहे हैं, और इसका -4 आ रहा है, तो ये तो सब तो भैया आपका इंटीजर्स है ना, ये नेचुरल नंबर्स है कहाँ, इसलिए आपका सिमेट्रिक होगा ही नहीं उसमें। तब उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ ये तो दिमाग ही नहीं पकड़ाया, नहीं तो फिर हो ही जाता। हाँ तो देखो यही चीज़ गलती होता है कि आपको गलती नहीं करना है, आपको वो चीज़ गलती नहीं करना है, इसलिए हम इसको जो है बहुत ही बारीकी नज़र से देखते हैं कि जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? ये सेट z ऑफ इंटीजर्स, या सेट का जब अगर कहीं भी चेंज हो जाता है ना, अगर इंटीजर्स का नेचुरल नंबर से चेंज हो जाए तो पूरी दुनिया फट जाएगी, ऐसा समझो। यस यही चीज़ है। तो सिमेट्रिक तो समझ में आ गया। अब अगर ट्रांजिटिव के बारे में बात करें, ट्रांजिटिव के बारे में बात कि a माइनस बी जो है वो 2 से डिविजिबल है, b माइनस सी भी 2 से डिविजिबल है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या किए हैं कि 1 ले लिए और इसको 2 ले लिए। 2m1 2m2 मतलब कहने का मतलब है कि फैक्टर्स है ना डिविजिबल, है ना।
तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये b और b कट जाएगा, तो a माइनस सी डिविजिबल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो a माइनस सी क्या हो जाएगा, 2 इंटू में कैपिटल M हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू R एज a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। ये समझ में आया? बस जब ये चीज़ समझ में आ गया तो फिर सीधे लिख देने का, सिंस R जो है रिफ्लेक्सिव भी है, इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, हेंस R इज इक्विवेलेंस, हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूव। अब समझ में आ गया कि कैसे प्रूव करना रहता है। 2 क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, तो फिर जब आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में दूंगा बनाने के लिए तो आपको वो करना होगा। यहाँ पे बात आती है इक्विवेलेंस क्लास की। इक्विवेलेंस क्लास कहने का मतलब है कि जो हमारा सेट होता है उस सेट को विभाजित कर देना, उस सेट को तोड़ देना ग्रुप्स में, वो उसी के पार्ट रहेंगे और वो रिलेशन के भी पार्ट रहते हैं, वो रिलेशन के भी हिस्सेदार बन जाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 5 में हम लोगों ने एक चीज़ नोट किया कि सारे इवन इंटीजर्स जो थे वो 0 से रिलेटेड थे, जैसे 0 + -2, 0 + -4, वो सब रिलेशन में लाइक कर रहा था। कोई भी ऑड इंटीजर वो 0 से रिलेटेड नहीं था, जो कि वो लाइन नहीं कर रहा था रिलेशन में। तो सिमिलरली जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो सब के सब 1 से रिलेटेड होंगे और कोई भी इवन इंटीजर 1 से रिलेटेड नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे पास जो सेट E होगा ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स और एक सेट O बन जाएगा ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। ठीक है, ये सबसेट्स बन जाएंगे Z के, सेटिस्फाई करेंगे फॉलोइंग कंडीशंस को। ऑल एलिमेंट्स ऑफ इवन इंटीजर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑड इंटीजर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। नो एलिमेंट ऑफ E इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ O एंड वाइस वर्सा। E and O are disjoint and Z is equal to E union O. The subset E is called the equivalence class containing 0 and is denoted by। हाँ, ये बात है। क्या बात है कि हमारा जो इंटीजर्स था उसमें 2 ग्रुप बट गए थे, एक 0 वाले ग्रुप से था और एक 1 वाले ग्रुप से था। हम लोगों ने इस पे फोकस किया, इस पे फोकस नहीं किया, बट ये भी पार्ट है और ये भी पार्ट है उस सेट ऑफ इंटीजर्स का ना, ये इसका सबसेट्स हो गया। तो जो सबसेट हो गया तो इसमें का ये वाला जो पार्ट है वो रिलेशन का पार्ट बन गया, ये वाला जो पार्ट है जो रिलेशन का पार्ट नहीं बना, मतलब जो हमारा मनचाहा रिलेशन था। इसलिए मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास की डिफरेंशिएशन कर दिया है और ये भी समझा दिया है कि क्या होता है। हाँ, इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है कि लेट R बी द रिलेशन डिफाइंड इन द set A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 by R is equal to A, B such that both A and B are either odd or even. Show that R is an equivalence relation. Further, show that all the elements of the subset 1, 3, 5, 7 are related to each other and all the elements of the subset 2, 4, 6 are related to each other, but no element of the subset 1, 3, 5, 7 is related to any element of the subset 2, 4, 6. हाँ, क्वेश्चन तो इतना बड़ा बट सर समझ में नहीं है। चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो बात दरअसल यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया गया है R इज इक्वल टू A, B सच दैट बोथ A एंड B आर ईदर इवन और ऑड। यहाँ का जो सॉल्यूशन दिया गया, सॉल्यूशन को समझिए। गिवन एनी एलिमेंट A इन A, बोथ A एंड A मस्ट बी ईदर ऑड और इवन सो दैट A, B बिलोंग्स टू R। तो फर्दर A, B बिलोंग्स टू फॉर दिस इम्प्लाइज बोथ A एंड B मस्ट बी ईदर ऑड और इवन। ओके, तो देख इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमको यहाँ पे क्या ज़रूरत है, रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का और ट्रांजिटिव का, ईदर ऑड और इवन। A, B के बारे में क्या बोला जा रहा है, वो चीज़ बोला जा रहा है कि ईदर ऑड और इवन, या तो ऑड होना चाहिए या तो इवन होना चाहिए। तो मान के चले कि दोनों ऑड हो जाए तो भी चलेगा, दोनों इवन हो जाए तो भी चलेगा। यानी कि हमारे पास A, भी बन सकता है और हमारे पास B, B भी बन सकता है। A, जो हो जाएगा दोनों के दोनों ऑड और इवन हो सकते हैं, मतलब दोनों ऑड हो गया तो दोनों इवन होगा। सेम इसका भी वही केस होगा।
तो इससे क्या होगा कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रूफ होगा। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि अब तुमको लिखने का आदत डाल लेना पड़ेगा। ऊपर के दोनों एग्जांपल्स अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, समझो पहले कि कैसे लिखा जाता है। पहले कंडीशन लिखो, दिस इम्प्लाइज करके ये सब लिखते जाओ। तुमको डिटेल्ड में लिखना होगा तभी जाके तुमको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप समझना रखो। फिर जब हम लोग CBSE की जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मैं इसको तुमको खुलेआम पूरा चीज़ें बता दूंगा कि मार्किंग स्कीम में क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है। अभी फिलहाल ये एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन पे फोकस करो। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अगर हम सिमेट्रिक के बारे में बात करें, वही अगर बोला जाए कि सर सिमेट्रिक के बारे में बताया जाए तो सिमेट्रिक के बारे में क्या बताया जाएंगे कि सिमेट्रिक में अगर A, B अगर ये ऑड है ये इवन है, दो केस हो सकता है, या ये इवन है या ये ऑड है। तो B, A भी हो सकता है, इसका भी ये भी इवन ऑड हो जाएगा, ये भी B, A हो जाएगा, ये भी ऑड इवन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इधर ऑड और इवन इंटरचेंज हो सकता है। तो वैसा रिलेशन जब अगर हो रहा है पॉसिबल है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव के बारे में बात करें, ट्रांजिटिव भी है। कैसे है ट्रांजिटिव देखो, पहले ऊपर मैं बताता हूँ फिर मैं तुमको बताऊँगा। देखो A, B बिलोंग्स टू R है, B, A भी बिलोंग्स टू R है, तो वो तो हो गया, समझ में आ गया। अगर A, B बिलोंग्स टू R है, B, C बिलोंग्स टू R है, यानी कि A, B, C या तो इवन और ऑड होगा साइमल्टेनियसली, तो A और C भी हो जाएगा। वो देखो कैसे हम बता रहे हैं। अगर A ऑड है, B इवन है और C ऑड है, A, B ऑड इवन का पेयर बन गया, B, C ऑड इवन का पेयर बन गया, तो A, C का भी बन जाएगा ऑड ऑड पेयर। सर ऑड पेयर बन सकता है? अरे हाँ बेटा बन सकता है। अरे देखो कैसे, A एंड B आर ईदर ऑड और इवन, या तो फिर दोनों के दोनों ऑड होने चाहिए या तो फिर दोनों के दोनों इवन होने चाहिए, तो फिर एक इवन एक ऑड चलेगा। ये इसका मतलब होता है। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ क्लैप योरसेल्फ। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करो, दैट्स इट। और इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। अब बात आते हैं एग्जाम्पल 1.1 का, जो कि मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल 1.1 जो है पूरे सॉल्व करो यहाँ तक, ठीक है। ये आपको होमवर्क में जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1.1 आपका होमवर्क है, पूरा का पूरा होल एक्सरसाइज इज़ योर होमवर्क, ठीक है। मैं होमवर्क जो हूँ डिस्कस करूँगा। टिल देन बाय फॉर नाउ, कीप वॉचिंग, योर सपोर्ट मीन्स एवरीथिंग। Back lectures are not stopped, they will be started. Till then I am bringing all other chapters and classes and subjects of class 12th and 11th. Okay, so subscribe for the latest video updates. Thank you for watching. Your support means everything. This is the lecture number 1, class 12, this is chapter 1, relations and functions. Keep watching. Signing off now. Till then, take care. Goodbye.